डिडक्टिबल और को पेमेंट, ये दोनों वर्ड आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के वीडियोस में बहुत बार सुने होंगे, लेकिन ये सही मायनों में होते क्या हैं? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इनका क्या रोल होता है? दोनों में क्या डिफरेंस है? आपके टोटल क्लेम अमाउंट के ऊपर डिडक्टिबल और को पेमेंट का क्या फर्क पड़ता है? क्या इनको लेना सही है या गलत है? और अगर आप इनको लेने की सोच रहे हैं तो उससे पहले किन खास बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। आज का वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो एक सवाल का जवाब आपको बिल्कुल क्लियर मिल जाएगा कि आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में डिडक्टिबल या को पेमेंट लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों देरी किस बात की, आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों डिडक्टिबल को एक बार समझ लेते हैं। डिडक्टिबल एक फिक्स अमाउंट है जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम आप चूज करते हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनी तय करती है। जो भी अमाउंट ये फिक्स किया जाएगा, फ्यूचर में कोई भी क्लेम आता है तो ये अमाउंट आपको अपनी जेब से पे करना होगा, बाकी का अमाउंट क्लेम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अगर बात करें को पेमेंट की तो ये एक फिक्स अमाउंट नहीं होता, ये एक फिक्स परसेंटेज होती है जो कि आप चूज कर सकते हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनी अप्लाई करती है। हर क्लेम अमाउंट के ऊपर ये परसेंटेज का डिडक्शन आपके क्लेम अमाउंट से किया जाएगा और ये परसेंटेज कौन पे करेगा? को पेमेंट का जो फिक्स परसेंटेज है ये आपको अपनी पॉकेट से पे करना होगा, बाकी का क्लेम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। आइए एक स्टोरी मैं आपको बताता हूं, उसके जरिए समझना इसको आसान हो जाएगा। दोस्तों एक लड़का है राम, उसके मन में एक बिजनेस का आइडिया आता है कि मुझे ये बिजनेस शुरू करना है, लेकिन जब उसने कॉस्ट को कैलकुलेट किया तो उसने देखा कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए टोटल 5 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन राम के पास सिर्फ 4 लाख रुपए थे। तो उसने सोचा कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड श्याम को अप्रोच करता हूं, उसके पास शायद कुछ पैसे हो तो वो भी इन्वेस्ट कर देगा। तो वो श्याम के पास गया तो श्याम ने बोला, भाई मेरी ऑलरेडी जॉब चल रही है, मैं वहां इन्वॉल्व हूं, लेकिन तेरा आइडिया अच्छा है और तू प्रॉफिट बेस में जरूर रन करेगा, मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे देता हूं, लेकिन मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मुझे अपना प्रॉफिट टाइम पे चाहिए। तो दोनों में डिस्कशन हुआ प्रॉफिट को शेयर कैसे करें, क्योंकि देखिए हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई भी रिलेशन अच्छा लंबे टाइम तक चलाना है तो हिसाब अगर क्लियर होगा तो ही वो लंबे टाइम तक चलेगा। तो अच्छे दोस्त थे तो इन्होंने डिसाइड किया प्रॉफिट कैसे शेयर करें। तो राम ने कहा, भाई 3 ऑप्शन है, या तो तू हर प्रॉफिट में से हर बार 20% ले ले, जब भी कोई प्रॉफिट होगा 20% तेरे को चला जाएगा, क्योंकि तेरी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इतना शेयर तेरा फेयर शेयर है। या फिर जब भी प्रॉफिट होगा तो हर बार 5,000 रुपए तू ले ले, या फिर पूरे साल के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 50,000 रुपए तेरे होंगे, बाकी का प्रॉफिट मेरा होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इस स्टोरी का डिडक्टिबल या को पेमेंट या हेल्थ इंश्योरेंस से क्या कनेक्शन है। देखिए यहां पर राम नहीं, यहां आप हैं, श्याम नहीं, यहां इंश्योरेंस कंपनी है, यहां बिजनेस नहीं, ये हेल्थ इंश्योरेंस है, प्रॉफिट नहीं, यहां पर क्लेम है। यानी जब भी आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसी इंश्योरेंस कंपनी से खरीदते हैं और उसके अंदर कोई क्लेम आता है, उसमें से अगर आपका क्लेम का अमाउंट आप शेयर करेंगे तो उसे को पेमेंट या डिडक्टिबल कहा जाएगा। यहां पर एक फिक्स परसेंटेज तय की गई है जिसे 20% कहा गया है। जब भी कोई क्लेम आएगा तो आपको 20% अपनी पॉकेट से पे करना है, इसे क्या कहा जाएगा? को पेमेंट। अगर आप एक फिक्स अमाउंट हर क्लेम अमाउंट से पे करेंगे, जैसे कि जब भी क्लेम आएगा 5,000 रुपए आपको अपनी पॉकेट से पे करने हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? डिडक्टिबल। और अगर आपको यह कह दिया जाए कि आपके मल्टीपल क्लेम्स आते हैं, पूरे साल के अंदर सिर्फ एक फिक्स अमाउंट 50,000 रुपए का आपको पे करना है, तो उसे भी डिडक्टिबल कहा जाएगा, लेकिन वो है एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल। यानी ये अमाउंट आपको हर बार पे करना है, लेकिन ये अमाउंट जब तक 50,000 रुपए पूरे नहीं हो जाते उस टाइम तक आपको पे करना है, इन्हें डिडक्टिबल कहा जाएगा। और यहां पर फिक्स परसेंटेज है तो ये क्या होगी? को पेमेंट। तो यहां से आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि को पेमेंट और डिडक्टिबल में डिफरेंस क्या है और ये बेसिकली कैसे काम करते हैं। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ डिडक्टिबल और टाइप्स ऑफ को पेमेंट के बारे में बताता हूं और कैसे कैसे ये आपके हर क्लेम के ऊपर असर डालते हैं, वो भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। टाइप्स ऑफ डिडक्टिबल सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला टाइप है डिडक्टिबल का, वो है वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से हम चूज करते हैं कि एक फिक्स अमाउंट हमने चूज कर लिया, पॉलिसी हम ले रहे हैं तो हमने चूज कर लिया 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए, जो भी अमाउंट हम चूज करेंगे हमें वो अमाउंट पे करना होगा क्लेम के टाइम पे। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इसके एग्जांपल क्या है? जैसे कि टॉप अप प्लान्स आप लेते हैं,
टॉपअप प्लान आपने एक लिया, उसके अंदर डिडक्टेबल अमाउंट आपने चूज कर लिया 2 लाख रुपए का, तो कोई भी क्लेम आएगा 2 लाख रुपए तक अमाउंट आप पे करेंगे, उसके बाद का अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी यानी कि आपका टॉपअप प्लान कवर करेगा। दूसरा टाइप आता है कंपल्सरी डिडक्टेबल। ये इंश्योरेंस कंपनीज इंपोज करती है, इंश्योरेंस कंपनी लगाती है, अपनी पॉलिसी में बताती है कि इस पॉलिसी के अंदर इतना डिडक्टेबल है, यानी हर बार ये शेयर आपको देना होगा जितना भी अमाउंट यहां पे फिक्स किया जाता है। फर्क सिर्फ इन दोनों में इतना है, ये आप डिसाइड करते हैं वॉलंटरी, कंपल्सरी इंश्योरेंस कंपनी के प्लान में ऑलरेडी फिक्स किया जाता है। अब बारी आती है कॉम्प्रिहेंसिव या एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल की। ये क्या कहते हैं? अब यहां पर क्या था, वॉलंटरी जो डिडक्टेबल है इसके अंदर जो भी आप इसमें अमाउंट चूज करते हैं डिडक्टेबल का, वो हर क्लेम अमाउंट से डिडक्ट होगा। लेकिन यहां पर क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव या एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल में जो भी आपका क्लेम आता है और जितना अमाउंट आपने एग्रीगेट डिडक्टेबल का चूज किया है, मान लो आपने 50,000 रुपए चूज किए कि 50,000 रुपए आप पे करेंगे अपनी पॉकेट से, तो यहां पर एक क्लेम आए, चाहे 2 क्लेम आए, चाहे 3 क्लेम आए, जब तक ये 50,000 रुपए आप अपनी पॉकेट से पे नहीं करेंगे तब तक इंश्योरेंस कंपनी कवरेज स्टार्ट नहीं होगी। यानी ये 50,000 रुपए हर क्लेम अमाउंट से डिडक्ट नहीं होंगे, ये चाहे एक क्लेम में पूरे हो चाहे 2 में हो, पहले 50,000 रुपए पूरे साल के अंदर आपको पे करने हैं, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी की कवरेज स्टार्ट होगी। अब यहां पर मैंने एग्जांपल में 50,000 रुपए लिए हैं, ये अमाउंट चेंज हो सकता है, आप 1 लाख रुपए ले सकते हैं, 80,000 जो भी आपकी कंपनी ऑफर करे वो वेरिएबल अमाउंट आप ले सकते हैं। लेकिन यहां पर मेरे समझाने का मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव या एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल पूरा थ्रेशोल्ड लिमिट है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट है जो कि पूरे साल में आपको पूरी करनी होती है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी की कवरेज स्टार्ट हो पाएगी। लेकिन जो फिक्स डिडक्टेबल होता है, वॉलंटरी डिडक्टेबल जो आप जैसे चूज करते हैं टॉपअप प्लान्स की तरह, उसमें आपको हर क्लेम अमाउंट में ये अमाउंट पे करना होगा अपनी पॉकेट से। और जो कंपल्सरी डिडक्टेबल है इसमें तो कंपनी फिक्स ही करती है जो भी आपका डिडक्टेबल का अमाउंट होता है। तो ज्यादातर जो फैमिली फ्लोटर प्लान्स होते हैं या जो इस तरह के प्लान्स हैं जिनमें एनुअल डिडक्टेबल होता है, एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल, वो ज्यादा फायदेमंद रहता है। इसका एग्जांपल क्या है, सुपर टॉपअप प्लान। सुपर टॉपअप प्लान्स में क्या होता है, मान लो आपने एग्रीगेट डिडक्टेबल लिया 2 लाख रुपए का, तो चाहे एक क्लेम में पूरा हो जाए, 2 में पूरा हो जाए, हर क्लेम अमाउंट से 2 लाख रुपए नहीं कटेंगे, आपको पूरे साल में एक बार 2 लाख रुपए कंप्लीट करने हैं, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी कवरेज स्टार्ट हो जाएगी। यानी एक थ्रेशोल्ड लिमिट आपको पूरी करनी होती है, और सबसे बेस्ट डिडक्टेबल का ऑप्शन यही होता है, एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल। अब दोस्तों बारी आती है टाइप्स ऑफ कोपेमेंट को समझने की, ये कितने टाइप से अप्लाई की जाती है। सबसे पहले है वॉलंटरी, यानी आप चूज करते हैं कितना % आपको कोपेमेंट चाहिए, जितना भी क्लेम आएगा उसमें से जो कोपेमेंट का परसेंटेज है वो आपको एडवांस जमा करवाना होगा, उसके बाद बाकी का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी सेटल करेगी। दूसरी बारी आती है कंपल्सरी कोपेमेंट की, यानी जब कंपनी आपके ऊपर इंपोज करती है अगर आप ये प्लान खरीदेंगे तो इतना % कोपेमेंट आपको बियर करना ही करना होगा। जैसा कि आपने देखा होगा सीनियर सिटीजन प्लान्स में, यानी जब एंट्री एज जो होती है 61 साल के बाद है, तो उसमें कंपल्सरी कोपेमेंट रहती है 10% की, 20% की, 30% की, डिपेंडिंग ऑन द इंश्योरेंस प्लान्स। और क्रिटिकल इलनेस जो प्लान्स होते हैं, यानी जो गंभीर बीमारियों वाली जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, उनमें भी तकरीबन कोपेमेंट अप्लाई की जाती है, क्योंकि इनमें क्लेम आने के चांसेस ज्यादा हैं, बड़े क्लेम आने के चांसेस ज्यादा हैं, और प्रीमियम इस हिसाब से बहुत महंगे हो जाते हैं, तो उनको सस्ता करने के लिए इन प्लान्स के अंदर कंपल्सरी कोपेमेंट दी जाती है। अब दोस्तों कोपेमेंट, डिडक्टेबल और एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल को एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है अमित का। अमित एक इंश्योर्ड है और वो अभी पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं, तो अगर उनके पास तीनों ऑप्शन है, डिडक्टेबल भी ले सकते हैं, कोपेमेंट ले सकते हैं और एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल ले सकते हैं, तो उनको क्लेम कैसे कैसे मिलेंगे वो मैं आपको समझाता हूं, यानी क्लेम से कितना पैसा उनका कटेगा। मान लो कोपेमेंट है उनकी 20% की, डिडक्टेबल का ऑप्शन है 50,000 रुपए का, यानी हर क्लेम से कटेगा, और एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल जो पूरे साल के अंदर डिडक्टेबल उनको कंप्लीट करना है वो 50,000 रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट है। पहला क्लेम आता है 1 लाख रुपए का। अगर वो 20% कोपेमेंट वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो यहां पर उन्हें क्लेम मिलेगा 80,000 रुपए का, क्योंकि 20% अमित पे करेंगे। अगर यहां पर वो ऑप्शन लेते हैं 50,000 रुपए डिडक्टेबल का, ये फिक्स डिडक्टेबल है, हर क्लेम अमाउंट से कटेगा, तो यहां पर क्लेम कितना मिलेगा 50,000 रुपए का, बाकी के 50,000 रुपए क्योंकि अमित ने पे किए हैं। तीसरा ऑप्शन है एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल का, यानी पूरे साल के अंदर 50,000 रुपए अमित को पे करने हैं, बाकी का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो यहां पर 1 लाख रुपए का क्लेम आए तो 50,000 रुपए अमित ने पे किए और 50,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम अप्रूव कर दिया। अब ये तो होगी पहले क्लेम की बात। दूसरे क्लेम पे आ जाते हैं। इसी साल में अमित का दूसरा क्लेम आता है 50,000 रुपए का। अगर उन्होंने ऑप्शन चूज किया है 20% कोपेमेंट का, तो यहां पर 20% इसका अमाउंट अमित को पे करना पड़ेगा, यानी 10,000 रुपए अमित ने पे किए और क्लेम अमाउंट कितना अप्रूव हुआ 40,000 रुपए का।
अगर अमित ने ऑप्शन चूज किया होता 50,000 रुपए डिडक्टिबल का, तो यहां पे इंश्योरेंस कंपनी उन्हें 1 रुपया भी नहीं देती, क्योंकि क्लेम ही 50,000 रुपए का है। हर क्लेम अमाउंट में से अमित कितना पे करेंगे? 50,000 रुपीज। अगर वो ओनली डिडक्टिबल का ऑप्शन चूज करते हैं जो कि 50,000 रुपीज का अमाउंट है, तो कोई भी 50,000 रुपए तक का क्लेम आएगा तो वो उनको अपनी पॉकेट से ही पे करने होंगे। अगर वो तीसरा ऑप्शन चूज करते हैं एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का, यानी पूरे साल के अंदर 50,000 रुपए उनको पे करने हैं, तो वो तो ऑलरेडी पे कर चुके हैं। दूसरे क्लेम में 50,000 रुपए का क्लेम आया, इंश्योरेंस कंपनी पूरे के पूरे 50,000 रुपए उन्हें पे करेगी। अब आ जाते हैं तीसरी क्लेम की बारी। ये आता है 2 लाख रुपए का। को पेमेंट कितनी है? 20%। पहले ऑप्शन में 1,60,000 रुपए का क्लेम मिलेगा, 20% पैसा अमित पे करेंगे। दूसरा ऑप्शन आता है 50,000 रुपए डिडक्टिबल, यानी क्लेम अमाउंट में सिर्फ 50,000 रुपए अमित पे करेंगे। तो यहां पर 2 लाख रुपए में से 50,000 रुपए अमित ने पे कर दिए, इंश्योरेंस कंपनी ने कितने दिए? 1.5 लाख रुपए। और अगर बात करें एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल की, तो 50,000 रुपए की लिमिट पहले ही पूरी हो चुकी है, तो पूरा का पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को ही पे करना होगा। अब इस एग्जांपल से आप समझ पाए कि को पेमेंट हर क्लेम के ऊपर परसेंटेज वाइज डिडक्ट की जाती है। जो फिक्स अमाउंट डिडक्टिबल का है वो हर क्लेम से डिडक्ट किया जाता है, और जो एनुअल एग्रीगेट की थ्रेशोल्ड लिमिट है वो पूरे साल में एक बार कंप्लीट करनी होती है, चाहे मल्टीपल क्लेम में हो जाए चाहे सिंगल क्लेम में हो जाए। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी कवरेज स्टार्ट हो जाती है। अब हम जानेंगे कि ये तो पैसा कटे ही जा रहा है, लेकिन ऐसा ऑप्शन हम क्यों चूज करें कि हमारे क्लेम अमाउंट से पैसा कट जाए? हम ऐसा तो करेंगे ही नहीं, हमें तो पूरा का पूरा क्लेम चाहिए। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है, ये कंपनीज क्यों ऑफर करती हैं, और आप इसे क्यों चूज करते हैं, यानी आपको क्या फायदा होगा, वो एक बार डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों आता है सबसे जरूरी सवाल कि हम को पेमेंट और डिडक्टिबल चूज क्यों करें। देखिए, सबसे बड़ा रीजन जो है हमारा को पेमेंट डिडक्टिबल चूज करने का वो एक ही है, प्रीमियम पर डिस्काउंट मिलना। यानी हमारी जो पॉलिसी है वो सस्ती बनेगी। जितना ज्यादा को पेमेंट और डिडक्टिबल का अमाउंट हम चूज करेंगे, उतना ही हमारा प्रीमियम कम होता जाएगा। यानी को पेमेंट हम 20, 30, 40% जितना परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे, डिडक्टिबल का अमाउंट जितना बढ़ाते जाएंगे, उतना ही हमारा प्रीमियम सस्ता होता जाएगा, क्योंकि उतना ही बर्डन इंश्योरेंस कंपनी से हमारे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा टोटल क्लेम अमाउंट का। लेकिन क्या ये करना सही है? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हम क्यों खरीदते हैं? भाई ताकि क्लेम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करे। लेकिन अगर हम ये बहुत ज्यादा अमाउंट में चूज कर लेते हैं को पेमेंट या डिडक्टिबल, तो ये हमारे ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का फायदा क्या है? ये बहुत ही एक माइनर सा डिफरेंस है कि आपको को पेमेंट कहां तक फायदा करता है और कहां ये आपके फेवर में नहीं रहता है, डिडक्टिबल आपके फेवर में नहीं रहता है। तो ये आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके पॉलिसी के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी क्लेम की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपनी जरूरत के हिसाब से बहुत सोच समझकर ही आपको इन ऑप्शंस को लेना चाहिए, और जहां तक हो सके तो इन्हें अवॉइड भी करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा इंश्योरेंस कंपनीज इन्हें क्यों ऑफर करती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज को क्या बेनिफिट होता है, उसमें सबसे पहला नंबर है कि छोटे मोटे क्लेम्स फाइल नहीं किए जाते। अगर आपको पता है कि क्लेम का कुछ शेयर आपको पे करना है डिडक्टिबल या को पेमेंट के द्वारा, तो आप छोटे मोटे क्लेम जो है उनको फाइल करने से अवॉइड करेंगे, यानी कि बचेंगे। अनवांटेड क्लेम्स फाइल नहीं करेंगे। मान लो आप डॉक्टर को दिखाने गए, थोड़ा सा बुखार है, अगर आपकी पॉलिसी में को पेमेंट या डिडक्टिबल है और डॉक्टर आपको इंसिस्ट करते हैं कि एडमिट हो जाओ, आपका तो क्लेम अप्रूव हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि जो भी क्लेम आएगा उसमें से कुछ पैसे आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे, तो आप अननेसेसरी जो एडमिशन है ना, अननेसेसरी जो क्लेम्स हैं उनसे बचेंगे। ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तीसरा जो बेनिफिट है कि बिना वजह के एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं करवाए जाते अगर पॉलिसी में को पेमेंट या डिडक्टिबल है तो। मान लो एक सर्जरी है जिसकी कॉस्ट है 50,000 रुपए, अगर आपकी पॉलिसी में को पेमेंट या डिडक्टिबल है तो आप उसे रीजनेबल कॉस्ट पे करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा क्लेम अमाउंट बढ़ेगा उतना ही आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी में को पेमेंट या डिडक्टिबल नहीं है तो हो सकता है आप एक बेटर हॉस्पिटल ढूंढें, महंगा रूम लें और वहां पर इसी इलाज के आप 1 से 1.25 लाख रुपए पे करें, क्योंकि आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं आ रहा है। बेसिकली यू आर नॉट हैविंग स्किन इन द गेम, यानी क्लेम शेयरिंग में आपका कोई भी पोर्शन नहीं है, इसलिए आप महंगा ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। लेकिन को पेमेंट या डिडक्टिबल होने से आप इस तरह की अननेसेसरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट से बच जाते हैं और ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बेनिफिशियल रहता है। इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज डिडक्टिबल और को पेमेंट को ऑफर करती हैं अपनी पॉलिसीज में। दोस्तों फाइनली मैं आपको कुछ जरूरी टिप्स देना चाहता हूं जो कि आपको को पेमेंट या डिडक्टिबल चूज करने से पहले
ध्यान रखने चाहिए। ये डिसीजन लेने से पहले आपको इन सवालों का जवाब अपने आप से जरूर पूछना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या इसे फ्यूचर में हटाया जा सकता है? मान लो आपने अपने पॉलिसी में फिलहाल को पेमेंट या डिडक्टिबल ऑप्शन चूज कर लिया क्योंकि आपको अभी लगता है कोई नियर बाय फ्यूचर में अगले 4, 5, 7 साल में कोई मेजर क्लेम आपका नहीं आने वाला, तो इसलिए आपने इस फीचर को चूज कर लिया। लेकिन पॉलिसी तो आप लंबे टाइम के लिए लेते हैं क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी बेनिफिट्स हैं। तो क्या ये को पेमेंट या डिडक्टिबल फ्यूचर रिन्यूअल के टाइम पे इस पॉलिसी से हटाई जा सकती है या नहीं? अगर जवाब है ना, तो इसे लेने से बचें क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कोई बड़ा क्लेम आ जाए और आपको काफी सारा उसका क्लेम शेयर बेयर करना पड़े। और अगर ये फ्यूचर रिन्यूअल्स में हटाई जा सकती है तो ये एक फ्लेक्सिबल चॉइस हो सकती है। दूसरी बात जो है कि को पेमेंट और डिडक्टिबल आप दोनों एक साथ नहीं चूज कर सकते क्योंकि दोनों का जो क्लेम शेयरिंग का जो कंप्यूटेशन है ना वो अलग अलग है। जो को पेमेंट है वो परसेंटेज बेस्ड क्लेम शेयर करती है और जो डिडक्टिबल है वो एक फिक्स अमाउंट बेस्ड क्लेम शेयर करता है। तो दोनों एक साथ आप अपनी पॉलिसी में ऐड नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है कि अगर आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम है वो आपकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर जा रहा है तभी आपको इन ऑप्शंस के बारे में कंसीडर करना है। अननेसेसरी इन्हें अपनी पॉलिसी में ऐड ना करें। मैं ये रिकमेंड करता हूं कि को पेमेंट और डिडक्टिबल कोई ज्यादा फायदेमंद चीज नहीं है क्योंकि ये आपको बाउंड करती है फॉर क्लेम शेयरिंग। जब ये पॉलिसी आपके बजट से बाहर हो जाती है तो उस टाइम ये अपना रोल प्ले कर सकते हैं उसको थोड़ा सा सस्ता करने में, लेकिन क्लेम के टाइम पे शेयरिंग इनके साथ आती ही है। फाइनल पॉइंट है दोस्तों कि जब आप पॉलिसी खरीद रहे होते हैं तो सिर्फ जो प्रीमियम सस्ता हो रहा है इसी पर फोकस ना करें क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का मकसद सस्ती पॉलिसी लेना नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब है किसी इमरजेंसी केस में हमारे ऊपर फाइनेंशियल जो लायबिलिटी है वो कम से कम होनी चाहिए। तो यहां पर को पेमेंट और डिडक्टिबल उस चीज को, उस लायबिलिटी को हमारे ऊपर बढ़ाता है। तो सिर्फ इसलिए ना खरीदे कि पॉलिसी सस्ती हो रही है इसको और सस्ती कर लेते हैं, डिडक्टिबल अमाउंट बढ़ा लेते हैं, को पेमेंट बढ़ा लेते हैं। उस टाइम पे फोकस करें क्लेम में से जो डिडक्शंस होंगी फ्यूचर में जाकर, उस चीज को ध्यान में रख के ही आपको इन दोनों में से जो भी ऑप्शन चूज करना है वो आप चूज कर सकते हैं। लेकिन जहां तक हो सके को पेमेंट और डिडक्शंस को ना लें तो अच्छा है। तो दोस्तों ये आपने अच्छे से समझ लिया को पेमेंट एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होती है, डिडक्टिबल हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, कैसे ये दोनों काम करते हैं, टोटल क्लेम अमाउंट के ऊपर कैसे असर डालते हैं, कंपनीज इन्हें क्यों ऑफर करती हैं, आप इन्हें क्यों चूज करें, क्यों ना करें, इनके बारे में डिटेल्ड मैंने जानकारी इस वीडियो में आपको देने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई स्पेसिफिक सवाल है किसी पॉइंट को लेकर, तो आप देरी ना करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स का जवाब देकर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो कि इंश्योरेंस से जुड़ी हुई हर तरह की मदद अपने वीडियोस में दी गई इंफॉर्मेशन के जरिए करने की कोशिश करती है, तो इस कम्युनिटी का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे यानी हरविंदर सिंह को अब आप दीजिए इजाजत। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।